Friends, good morning. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D Classes. तो लर्नर्स यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पर्यावरण के तहत हम एक बुक जो पढ़ रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हम पढ़ रहे हैं। इसमें पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उस इंट्रोडक्शन के तहत जो हमारी हेडिंग है यहाँ पे गिरता भूजल स्तर अर्थात लोअरिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लेवल, मतलब गिरता हुआ भूजल का स्तर। जो हमारी पृथ्वी है इसके अंदर जो हमारा जल का स्तर है दिन प्रतिदिन वो नीचे चलता चला जा रहा है। फ्रेंड, इसी पॉइंट्स पे लेकर के हमको डिस्कशन करना है, चर्चाएं करनी है इस विषय वस्तु पे लेकर के। कह रहा है सदियों से सिंधु गंगा का विशाल मैदान ईश्वर की असीम कृपा से मीठे जल का असीम भंडारण से परिपूर्ण रहा है। यहाँ के निवासियों को कभी भी पानी की कमी का आभास नहीं हुआ है। हम उत्तर प्रदेश से बाहर निकल के कुछ प्रांतों के अगर झांकते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पानी की समस्या बहुत ही विकराल रूप धारण किए हुए है। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य में पेयजल की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है, जिसके समाधान के लिए सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं लेकर कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी पानी का जो पीने की समस्या है दिन प्रतिदिन वो बनी रही है। लेकिन हम अगर उत्तर प्रदेश के निवासियों की पेय जल समस्या के बारे में अखबारों, पत्रिकाओं तथा दूरदर्शन में देखते हैं, परंतु अभी भी इस समस्या का अग्रसित नहीं हुए हैं। लेकिन ये किताबी आंकड़े हैं, आगे समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का एक आकलन के अनुसार, अगर हम भू जल का कुल भंडार 80 मिलियन हेक्टेयर मीटर है, इसमें से 43.8 मिली हेमी भूजल का दोहन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस प्रकार कुल अवशेष भूजल 37.0 मीटर हेक्टोमीटर ही शेष बचता है। शहरों की आबादी के बढ़ने तथा जल का दुरुपयोग बढ़ने के कारण भूजल की खपत शहरों में बहुत अधिक बढ़ गई है, जिससे भूजल का स्तर नीचे चलता चला जा रहा है। आंकड़े फ्रेंड्स की अगर बात करते हैं तो आंकड़े मतलब ऐसे प्रस्तुत करते हैं। जल संसाधन की आपूर्ति सही ढंग से न हो पाने के कारण अब सभी लोग अपने अपने घरों में बोरिंग करवाकर जेट पंप से पानी को खपत बहुत कर पा रहे हैं। यह भूजल स्तर गिराने में बड़ा कारण है। मैदानी भागों में संपूर्ण वर्षा 12 से 20% तक भाग पानी जो प्राकृतिक रूप में भूगर्भ में मिल जाता है, लेकिन जो बारिश का पानी होता है 80 से 88% तक बह करके क्या होता है, नदियों में चला जाता है, जो ये ठीक नहीं है। शहरी क्षेत्रों में सड़कों, भवनों एवं कंक्रीट निर्माण कार्यों में 5.6% जल ही भूगर्भ में मिल पा रहा है। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर, वर्षा का जल आपूर्ति निरंतर घटती जा रही है। लेकिन हम एक कल्पना की बात करते हैं, जो सोचने की बात करते हैं। कल्पना कीजिए अगर हर घंटे में जेट पंप चल रहा हो, तो खेतों की सिंचाई सरकारी और प्राइवेट नलकूपों द्वारा की जा रही हो, उद्योग धंधों में भी इस जल का दोहन विभिन्न कार्यों हेतु किया जा रहा है, तब भूगर्भ में सबके लिए इतना जल पर्याप्त होगा और भूजल स्तर नीचे गिरेगा। दिन प्रतिदिन हम जो ये काम कर रहे हैं, ये जो देख रहे हैं कि जो पानी निकालने का पंपिंग सेट का यूज़ कर रहे हैं, ये दिन प्रतिदिन जल वाटर लेवल को नीचे ले जाने का कार्य कर रहा है। वर्षा जल के जो 80 से 88% भाग को जो बाहर समुद्र में मिल जाता है, वह संचित करके उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें दो विधियों के माध्यम से, जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दो विधियों से। पहला कह रहा है यहाँ पे भूजल का पुनर्भरण अर्थात संवर्धन, दूसरा कह रहा सतही संचयन अर्थात 300 वर्ग मीटर। अगर हम इस तरह से चाहें तो जो वर्षा होता है उस वर्षा जल को हम एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और इकट्ठा करके उसका पुनर्भंडारण हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कह रहा पहला जो टॉपिक है, भूजल का पुनर्भरण से अभिप्राय है कि जल वर्षा को बिना प्रदूषित हुए सुरक्षित तरीके से भूजल में मिला देना, अर्थात जैसे बारिश हो उसको बहने से रोक करके जहाँ पे बारिश हो रहा हो उसको वहीं पर पृथ्वी के अंदर उसको क्या कर दिया, एब्जॉर्ब करा दिया, उसी के अंदर मिलने पे उसको
तरीके अपनाए जाएं। सतही संचय में जल वर्षा को रोककर बागवानी, सिंचाई आदि कार्य हो सीधे प्रयोग में लिया जाता है, अथवा तालाब, पोखरों, झीलों आदि में जल को एकत्र कर लिया जाता है। यह जल धीरे धीरे मृदा में रिस रिस करके भूजल में मिल जाता है, जिसे रेन हार्वेस्टिंग द्वारा प्रति वर्ष 10,000 घन मीटर पानी भूजल में सम्मिलित होगा। अगर हम जो बारिश होता है उस जो मेरा बारिश होता है, यदि उस बारिश को बहने से रोक करके यदि हम उसकी सिंचाई कर लें, बागवानी कर लें, मतलब पोखरों में, तालाबों में यदि पानी को भरण करते इकट्ठा कर लेते तो यह पानी बहने से बच जाएगा और वह पानी धरातल के अंदर रिस रिस करके जाएगा और वह पानी मतलब वाटर लेवल को क्या करेगा, बरकरार बनाए रखेगा। फ्रेंड्स, एक बात हम करते हैं शासन स्तर के पर भी, अगर सतही में भी अगर देखते हैं, इतने में अगर कार्य करते तो हमारा बन जाएगा। शासन स्तर पर इस दिशा में ठोस प्रयास तेजी से देखे जा रहे हैं। 19 जून 2003 के शासनादेश के अनुसार 300 वर्ग मीटर, जो इसकी बात कर रहा है, 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग परियोजना का अनिवार्य निर्माण किया गया है। कह रहा जिस मतलब कह सकते हैं भवन का जो क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर है, 300 वर्ग मीटर वाले क्षेत्र मतलब घर को एक ऐसा वो पानी उसको क्या कहते हैं पृथ्वी के अंदर ले जा करके उसका संचयन करके हम उसको वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं और इस तरीके से पानी लेवल बह करके नहीं वहीं पे मतलब भूजल सूख लेगा और इस तरीके से क्या करेगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। कह रहा हम सभी का नैतिक दायित्व है कि हम कम से कम पानी का प्रयोग करें। प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है, अगर वाटर लेवल को ऊपर जा रहा है तो प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कम से कम पानी का उपयोग करें, पानी को व्यर्थ न फैलाए, लोटे का इस्तेमाल करें, सीधे बेसिन की टोटी को खोल करके दाढ़ी न बनाए। आजकल की युवाओं का एक ट्रेंड है, टोटी खोल देते हैं और उसमें क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। पता चलता है कि 1 लीटर भी पानी यूज नहीं करते, बदले में 10 लीटर पानी नीचे गिरा देते हैं। दाढ़ी न बनाएं, बाल्टी में पानी लेकर लोटे से स्नान करें, टोटी का प्रयोग करें, डायरेक्ट टोटी का प्रयोग न करें। बाल्टी ले लें, फिर मग ले लें, जग ले लें, उससे पानी का यूज़ करें। फिर कह रहा है फर्श को धोने के साथ साथ पोछा लगाएं। अगर पानी को बचाना चाहते हैं तो हम फर्श को पोछा लगा दें, न कि पानी को लेकर के उसको बहाएं। इस प्रकार की गई पानी की छोटी छोटी बचतों को बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और पानी के संबंध में जो ये व्याख्या दिया जा रहा है वो निश्चित रूप में काबिले तारीफ है। जैसे कि फ्रेंड्स इस पेज को देख रहे होंगे, कंपोस्ट खाद बनाना। जो कंपोस्ट खाद बनाया जाता है वह खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यह जो रासायनिक हमारा उर्वरक होता है उस उर्वरक से ज़्यादा फायदेमंद होता है और फ्रेंड्स अगर हम चाहें तो इसको हम घर पर भी बना सकते हैं। तो कंपोस्टिंग क्या होता है अर्थात कंपोस्ट खाद कैसे बनता है, हम इस पे चर्चा करेंगे कि कंपोस्ट खाद कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम करते हैं। लिखा है कूड़ा करकट में मौजूद कार्बनिक पदार्थ का जैव रासायनिक क्रिया द्वारा अपघटन करने से ह्यूमस बनता है। क्या बनता है? ह्यूमस बनता है, जिसकी अंग्रेजी HUMUS होता है, जिसे ह्यूमस बनता है। और कह रहा है जिससे कंपोस्ट खाद ही कहते हैं। जो ये ह्यूमस बनता है नाना प्रकार के जो कूड़ा करकट होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सीधे उसके जैव रासायनिक में क्रिया में अपघटन के द्वारा बदला जाता है। जो कंपोस्ट खाद बनती है, जो ये होता है ह्यूमस, वही हमारा क्या कहलाता है, कंपोस्ट खाद कहलाता है। कह रहा है इसकी उपज शक्ति बहुत अधिक होती है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ के समापन की यह एक अच्छी विधि है। अगर हम चाहते हैं तो उसकी एक अच्छी विधि होती है, जो वेस्ट होता है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसकी कह रहा है इसमें व्यर्थ ठोस पदार्थ अत्यधिक उपयोगी उत्पाद के परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह तैयार खाद में लगभग कह रहा है कितना 0.03 नाइट्रोजन, जो हम ह्यूमस अर्थात जो हमारा कंपोस्ट खाद बनता है उसमें कह रहा है फ्रेंड्स देख रहे होंगे 0.03 क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और यह जो कंपोस्ट खाद बनता है 0.5% क्या होता है, फास्फोरस होता है। और कह रहा है जो तीसरा यहाँ पे है 0.9% क्या होता है, पोटेशियम होता है। अर्थात ये कंपोस्ट खाद इतनी अच्छी होती है कि फसल के लिए, और इसको बनाने के लिए हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। इसको हम स्वतः पे चाहे तो अपने घर पर भी बना सकते हैं। और वो रॉ मटेरियल जो मतलब वेस्ट पदार्थ होते हैं, वो ठोस वेस्ट पदार्थ होते हैं, वो उनसे हम बना सकते हैं। फिर कह रहा है पेड़ पौधे के लिए आवश्यक
तत्व है ये। अगर जो कंपोस्ट खाद होती है पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। कंपोस्ट खाद बनाने की कई विधियां हैं, एक विधि नहीं है फ्रेंड्स, कई विधि हैं जो इन विधियों की बात कर रहा है। जैसे देख सकते हैं, पहला इसमें लिखा है इंदौर विधि, जिसे YGV भी कहते हैं। दूसरा कह रहा है मैंगलोर विधि, और जिसे YGV भी कहते हैं। जो तीसरा यहाँ पे है कंपोस्ट संयंत्र। ये सारे जो होते हैं हमारे, कह सकते हैं कि ये हमारे जो कंपोस्ट बनाने की अलग अलग विधियों के रूप में यहाँ पे बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं जो यूज़ किया गया है, हम देख रहे हैं पहला जो हमारी विधि है वो क्या है, इंदौर विधि। तो इस इंदौर विधि में क्या होता है जरा इस पर चर्चा करते हैं। कह रहा है इंदौर विधि बंगलौर विधि की भांति होती है। जो बंगलौर विधि यहाँ पे है, पहला दोनों में ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो इंदौर विधि है जिसे YGV विधि कहती हैं, ये बंगलौर की विधि की भांति है। अंतर केवल इतना है कि इसमें गड्ढा थोड़ा खाली रखा जाता है। इसमें मिट्टी, हाँ, इसमें मिट्टी से ढका नहीं जाता है। 5 से 7 दिन बाद गड्ढे का कूड़ा करकट उलट पलट कर दिया जाता है ताकि संपूर्ण अवशिष्ट पदार्थ पानी भली भांति प्रकार ऑक्सीजन वायु के संपर्क में आ सके। इस विधि में 15 से 20 दिन में कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। जो इंदौर विधि होती है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा होता है। इसमें सिंपल है, साधारण है। 5 से 7 दिन के बाद इसको उलट फेर करना पड़ता है ताकि इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा घुल जाए, इधर हो जाए, और 15 से 20 दिन में हम चाहते हैं तो इस कंपोस्ट खाद को हम तैयार कर लेते हैं। तो इंदौर विधि की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल और साधारण है, इसको हम बना सकते हैं। बेंगलोर विधि की बात करते हैं जो YGV के रूप में यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। कह रहा है इस विधि में कूड़ा करकट से प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा आदि हाथ से अलग कर लिया जाता है। इसमें थोड़ा ये टेक्निकल हो जाता है, टेक्निकल नहीं है। इसमें जो मतलब ऐसे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो गलने लायक नहीं होते हैं उनको हाथ से अलग कर लिया जाता है। फिर लंबे गड्ढे या खाइयों को भर दिया जाता है। इसमें पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ एवं नमी होनी चाहिए। इसमें जो कह रहा है पर्याप्त मात्रा में जो कार्बन के जो पदार्थ होते हैं और जो नमी होता है वो होना चाहिए। ठोस पदार्थ की तह भूमि तल तक के लगभग 30 सेंटीमीटर से ऊपर तक भर कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। इसमें मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं, जबकि इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात इंदौर विधि में मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर कह रहा है इन गड्ढों में अवायजीवी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अवायजीवी जीवाणु 4 से 6 महीने में इसे जैविक क्रिया द्वारा कंपोस्ट खाद में बदल देते हैं। तो इसमें एक छोटे छोटे कीट उत्पन्न होते हैं जो क्या करते हैं, इसको एक अलग रूप में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। फिर इसे खोद कर निकाल लिया जाता है और खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक आसान विधि है, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं। इसको हम चाहें तो अपने घर पर भी इस खाद को हम बना सकते हैं। तो ये हमारा एक काबिल तारीफ कह सकते हैं कि कहीं कहीं एक जो विधि है कंपोस्ट बनाने का। फिर जो अगला यहाँ पे बात कर रहा है कंपोस्ट खाद, इस कंपोस्ट खाद की एक बात करते हैं कि यह विधि सूखा कचरा एवं बेल्ट कन्वेयर से होकर गुजरता है। यह शक्तिशाली चुंबक द्वारा इसे लोहे पदार्थ अलग अलग कर लिए जाते हैं और फिर इसमें से प्लास्टिक, चमड़ा, रबड़, लौह धातुओं को कार्डबोर्ड आदि द्वारा या यांत्रिक छन्नकों द्वारा अलग कर लिए जाते हैं और बचे कचरे को हैमर मिल या चूड़कारक में पीस लिया जाता है। इसके बाद इसे बैलास्टिक पृथकीकरण के द्वारा इसे अति सूक्ष्म पीस लिया जाता है। यही कारण है यहीं पर इसे सूखा अथवा नीला स्लेज मिला दिया जाता है। इसके बाद वांछित ताप एवं नमी पर इसमें झाग उत्पन्न कराए जाते हैं। 7 दिन तक इसे YGV परिस्थिति में रहती है। इसके बाद इसमें YGV परिस्थिति उत्पन्न करा दी जाती है। 15 से 20 दिन में कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाती है, जो एक अच्छे रूप में कह सकते हैं खाद के बीज के लिए, चाहे खेतों के लिए, चाहे अन्य किसी कृषि कार्यों के लिए क्या होती है, बहुत ही उपयोगी होती है। सो फ्रेंड्स अगले पेज पे देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इस पेज को देख रहे होंगे, जैसे लिखा है जैव पीड़क जीव नियंत्रण अर्थात बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। तो हम इसमें समझने का प्रयास ये करते हैं कि जो जैव पीड़क नियंत्रण है वो कैसे होता है। कह रहा है जैव पीड़क नियंत्रण की ऐसी उपयुक्त विधि है जिसमें जीव
पीड़क जीवों को मारने के लिए एक अन्य जीवों का उपयोग किया जाता। अर्थात कुछ ऐसे जीव होते हैं उनको मारने के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं, स्वतः ही एक दूसरे जीव का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम पीड़क जीव नियंत्रण कहते हैं। कह रहा है इसमें, तथा ये जीव जैव पीड़क जीवनाशी कहलाते हैं, जिसके उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो पाएंगे जैसे जैव शाकनाशी भी होते हैं, जैव कीटनाशी भी होते हैं, जैव कवकनाशी भी। तो 3 इसके नाम कह सकते हैं। जो हमारे जो कह सकते हैं बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल होती हैं, ये 3 तरीके के रूप में पाए जाते हैं। जैव शाकनाशी, शाकनाशी से मतलब कीड़े मकोड़े पाए जाने वाले, जो पाए जाए शाकी, जो छोटे छोटे एक वर्षीय पौधे होते हैं उन पे जो पाए जाते हैं उनको कह सकते हैं। फिर कह रहा है कीटनाशी, जो छोटे छोटे कीट होते हैं उन पे पाए जाते हैं, उनको कीटों के द्वारा ही मारा जाता है। उसमें कवकनाशी भी होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के रूप में होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखने का प्रयास किया जो पीड़क जीव नियंत्रण होता है उसके रूप में 3 तरह से जो कीटनाशी कार्य करते हैं। तो वो 3 विधियों के, जैसे यहाँ पे लिखा है जैविक कीटनाशकों के प्रकार, जो 3 प्रकार के जो जीव होते हैं अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं पौधे पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बखूबी हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो ये जैविक कीटनाशकों के जो प्रकार होते हैं, पहला परजीवी के रूप में होता है, दूसरा कीट हार्मोन्स के रूप में, तीसरा संवर्धीकरण के रूप में है, जो चौथा है पेज के नीचे है प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं पहला जो हमारा है परजीवी के रूप में जो हमारा कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है। कह रहा है फसलों की हानि, इस पर चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स हम। फसलों की हानि पहुंचाने वाले कीटों को मारने के लिए ऐसे जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है जो पौधे के हानिकारक कीटों को रोगों को भक्षण कर लेते हैं और ऐसे जीवाणु को कीटनाशी या का कार्य करते हैं, अतः इन्हें जैव कीटनाशी की संज्ञा दी जाती है। तो जो यहाँ पे जो देख रहे हैं इसमें जो जीवाणु होता है जो पौधे पे पाया जाता है उनको मारने के लिए एक दूसरे प्रकार के जीवाणु का ही प्रयोग करते हैं, जिसे हम परजीवी कहते हैं। उसको खा लेते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो दूसरा यहाँ पे चर्चा हम करने वाले यहाँ पे कीट हार्मोन्स, जो कीट हार्मोन्स की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स, कीट हार्मोन्स को फैरो हार्मोन्स भी कहते हैं। कीट हार्मोन्स को फैरो हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके द्वारा कीटों को नियंत्रण किया जाता है। यह फैरो हार्मोन्स प्रजनन काल के दौरान विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करते हैं। आजकल कीटों का मृत्युपाश के फंसाने हेतु प्राकृतिक अथवा कृत्रिम फैरो हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओरिएंटेड फ्रूट फ्लाई का उन्मूलन किया जाता है। तो इसमें होता है क्या है, जो कीट होते हैं एक दूसरे कीट को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करके क्या करते हैं, उसे हम आकर्षित करके जो कीट होते हैं उसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इस तरीके से फसलों से हम क्या करते हैं, फसलों को कीट हार्मोन के द्वारा भी, हार्मोनल कर सकते हैं, एक प्रकार का अफेक्ट होता है, उससे बचा सकते हैं। पुनः अगर थोड़ा सा अगर चर्चा करते हैं फ्रेंड इसी के बारे में, जो दूसरे नामों के रूप में जाना जाता है, वो कहता है भ्रांति तकनीकी अर्थात कन्फ्यूजन टेक्निकी। अगर इसी का दूसरा देखते हैं तो कन्फ्यूजन टेक्निकी, CT कह सकते हैं। कन्फ्यूजन टेक्निक के रूप में भी इसी को जाना जाता है। इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बात यही है, थोड़ा दूसरे रूपों में कहा जा रहा है इस तकनीकी का एक रूप है। इस तकनीकी के अंतर्गत फैरो हार्मोन या विपरीत लिंगी को आकर्षित करने वाले पदार्थों से युक्त जल विरोधी कागज को फसल के क्षेत्र में रख दिया जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र में उसकी विशेष प्रकार की गंध फैल जाती है, जो विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करता तथा सभी विपरीत लिंगी कीट इधर उधर भटकते रहते हैं और मादा कीट के पास नर कीट पहुंच जाता है, जिसके कारण कीटों की भी संख्या रुक जाती है। अर्थात जो इसका मेल फीमेल की बात करते हैं इसमें, तो जो मेल होता है उसको किसी और लोग हम क्या करते हैं, आकर्षित किए रहते हैं, और वहाँ पे जो फीमेल होती पहुँचती तो वहाँ पे निषेचन की क्रिया नहीं हो पाता, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे कीटों की उत्पन्न नहीं हो पाती, संख्या क्या होती है, लिमिट रहती है। तो हम जिसको जो कह सकते हैं, जो मेल होता है, मेल को हम इसको क्या कहते हैं, फीमेल का जो क्या कहते हैं, एक प्रकार का जो सेंट आता है कहीं और हम क्या आर्टिफिशियल तक दे देते हैं और वहीं पे फंसा रहता है और पता चलता है कि इधर आता नहीं है और निषेचन की क्रिया होती नहीं है, तो दूसरा हमारा कीट वहाँ पे उत्पन्न भी नहीं होता। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन टेक्निक नाम भी इसका हम देते हैं। आगे का जो पेज यहाँ पे देख रहे हैं, बंधीकरण तकनीकी क्या है, जरा इस पर फोकस कर लेते हैं फ्रेंड्स। यह जैविक
पीड़कनाशी जीव नियंत्रण की आधुनिक विधि है। जो बंधीकरण है एक अत्याधुनिक क्या है, एक तकनीकी है कर है, अर्थात यह जीवों कीटों की वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए एक वैज्ञानिक की विधि है, जिसके अंतर्गत नर कीटों को विकिरण द्वारा बंधीकरण कर दिया जाता है। विकिरण द्वारा अर्थात उसमें कोई रेस किरण गुजारी जाती है जिसके कारण उसके निषेचन करने की क्षमता को खत्म कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत कीटों से मिलने के समय उस पर विकिरण डालकर उसको बंधीकरण करके उसे वृद्धि को रोका जा सकता है। तो ऐसे में भी होता है बंधीकरण, अर्थात उसमें ऐसे कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम न करके सीधे क्या कहते हैं, किसी रे को गुजार के उसके अंदर तमाम सारे ऐसे जो मटेरियल होते हैं जेनेटिक उसमें परिवर्तित कर दिया जाता है और पुनः देखते हैं कि ये बंधीकरण का उपयोग करके भी कीटों को हम पैदा होने से बचा सकते हैं, जो फसलों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। जो चौथा यहाँ फ्रेंड्स दिया प्राकृतिक कीटनाशक। प्राकृतिक कीटनाशक से तात्पर्य यहाँ पे देख सकते हैं पादप एवं सूक्ष्म जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले कीटनाशक की प्राकृतिक कीटनाशक कहलाते हैं। जैसे कह रहा है पादप एवं सूक्ष्म जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले कीटनाशक ही प्राकृतिक कीटनाशक, ये कहीं होते नहीं, उसी में पाए जाते हैं। एक छोटे जीवाणु होते हैं जो एक बड़े वाले उसे कीट क्या करते हैं, उसे खा लेते हैं। तो प्रकृति ही बनाती है, प्रकृति ही उसको क्या कहती है, नष्ट करवा देती है। इस कीटनाशकों का प्राकृतिक संचालन में अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। जितने भी हमारे कीटनाशक होते हैं वो प्रकृति के संचालन में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान अदा करते हैं, अर्थात ये प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। इनका कार्य कीटों मकोड़ों का ही भक्षण करना होता है। उदाहरण के रूप में जैसे देखते हैं कुछ ऐसे कीटभक्षी होते हैं जैसे रोटिनोन जो रेसेस्फिस फिनकारा तथा लोकोकार्पस स्प्री को जड़ों को समाप्त कर देता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं जैसे एल्केसाइड्स, निकोटीन तंबाकू पे जो पाए जाते हैं, फिर पाइथेरिस है, फिनकारा साइनेरिन है, फिनकारा क्राइसेथेंसियम है, इससे प्राप्त होती हैं। ये सारे जो होती हैं पे कीट पाए जाते हैं और प्रकृति ही बनाती है। और प्रकृति जो क्या कहते हैं, जो भक्षण का कार्य कर जाती हैं, जो दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं वो कष्ट नहीं पहुंचाते हैं अर्थात फसलों का नष्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका ये समापन होता है। फिर नेक्स्ट पेज पे फ्रेंड्स